तो देखो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पक्का ही पक्का है और बहुत आसान सा चैप्टर होता है। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन वाली चीज़ें होती है, आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है। जैसे आप देखोगे पैकिंग वगैरह सीखोगे, लैटिस वगैरह सीखोगे उसके अंदर, तो रियल लाइफ में हम लोग वो नहीं देखते, इसलिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। और थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। इन जनरल थियोरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ईजी, थोड़ा बहुत याद रखने वाला है, बट वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो सॉलिड स्टेट से 11th क्लास में आप लोग शायद गैसियस स्टेट तो पढ़ ही चुके हो पहले, है ना। पढ़ते हैं अपन लोग 11th के अंदर। लिक्विड और सॉलिड दोनों 12th में कवर करते हैं। पहले अपन सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, इसके बाद अपन लोग लिक्विड सोल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपका लिक्विड फेज भी कवर हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले अगर हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, याद है। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है ना। सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, रिजिड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो सब हम बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली सॉलिड्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। एक आपके पास होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, और दूसरे कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये नाम पहले सुना है आपने कभी, कब सुने थे बताओ। हाँ, कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, दो टाइप के एलोट्रॉप्स, एक अमॉर्फस और दूसरे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन। याद है कुछ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट और ये होता था बकमिंस्टर फुलरिन। ये सब इसके कौन से एलोट्रॉप्स थे, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। अमॉर्फस याद है, कोल, है ना, लैम्प ब्लैक। कोक एक्चुअली कार्बन को ही बोलते हैं ग्रेफाइट, तो कोक भी ले लो अमॉर्फस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये इसके कौन से फॉर्म होते हैं, अमॉर्फस फॉर्म। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, कुछ याद है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है, कम। इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा, इसकी क्या होती है, कम। तो देखो दोनों ही सॉलिड फॉर्म है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। किस चीज़ का डिफरेंस होता है, पैकिंग का डिफरेंस होता है। एटम्स कितना क्लोजली पैक्ड है, एटम जितना क्लोजली और जितना ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे, उसकी डेंसिटी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अमॉर्फस सॉलिड से क्या करती जाएंगी, डिफर करती जाएंगी, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन कि एटम्स एक दूसरे को कैसे अरेंज कर रहे हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, हम दो तरह के सॉलिड्स डिफाइन करते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक। अगर किसी भी लैटिस या किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये मान लो एक कांस्टेंट पार्टिकल है ए, तो ए के बाद यहाँ पर आया बी, फिर दोबारा कौन आया, ए, फिर कौन आया, बी, फिर ए। इस तरह से पैटर्न रिपीट होता चले। ए के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे कौन आएगा, बी, फिर कौन आया, ए, फिर आया बी, ए, बी, ए। इस तरह से अगर अरेंजमेंट चलता रहे, बताओ यहाँ कौन आएगा, ए, बताओ यहाँ कौन आएगा, बी, यहाँ कौन आएगा, ए। तो आपको पता है कि पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यही अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट रिपीट होता हुआ चलेगा, इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर बी के बाद कौन आने वाला है, ए। वहीं अगर मैं एक अमॉर्फस सॉलिड की बात करूं, तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्या होगा, देखो ये ए है, ये बी है, अब बताओ आगे कौन आएगा, पता नहीं। सिंपल सा आंसर है, पता नहीं। क्यों, क्योंकि ये कैसा सॉलिड है, अमॉर्फस। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, रैंडम, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। हो सकता है बी के बाद ए आ जाए, हो सकता है ए के बाद फिर से कौन आ जाए, बी, बताओ अगला कौन आएगा, पता नहीं, हो सकता है फिर बी आ जाए, फिर इसके अगला बी हो सकता है, बताओ यहाँ कौन आएगा, कुछ भी आ सकता है। मान लो ए आ गया, यहाँ पर फिर से ए आ गया, यहाँ कौन आ गया, बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, कुछ भी बनता जाएगा, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। अगर अरेंजमेंट ऐसे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो उसे हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। अगर आपका अरेंजमेंट ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। बोलो ये चीज़ समझ में आती है आप लोगों को, इसमें किसी को डाउट कोई, ठीक है। अब दूसरा, इनकी प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले दो टर्म आप सीखो, एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अभी लिखना नहीं है, आप लिख लेना, सब आ जाएगा सामने लिखा हुआ। और एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इस टर्म का मतलब आप समझें कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या होगा, देखो ए बी ए बी ए बी, इसके बाद कौन आएगा, ए, फिर उसके बाद कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी। तो ये ऑर्डर बहुत लंबी डिस्टेंसेस तक फॉलो होगा। वहीं पर आप देखो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है, वो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कैसे, आप देखो यहाँ कौन था, ए बी ए बी,
यहाँ तक तो ये ऑर्डर फॉलो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ए बी यहाँ तक फॉलो हुआ, फिर से ऑर्डर क्या हो गया आपका, ब्रेक हो गया। तो ऐसा आपको लग सकता है अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कि कहीं कहीं पर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है, लेकिन वो बहुत लंबी डिस्टेंस तक फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कौन से सॉलिड्स बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है किसी को? ठीक, चलो। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनके एक एक करके सारे डिफरेंसेस को देखना शुरू करते हैं। तो आपके पास एक टेबल बनानी है, आपको टेबल ये आपके सामने है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिखना शुरू करें, हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिए हैं। एक कि ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, सेकंड रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा थर्ड पॉइंट में, तो उस हिसाब से जगह बना लेना। छोटा सा ग्राफ बनाएंगे हमें कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे 2 पॉइंट्स बनाओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखो ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दैट इज अरेंजमेंट रिपीट इटसेल्फ ओवर द एंटायर सॉलिड। जबकि यहाँ पर कैसा ऑर्डर होता है आपका, शॉर्ट रेंज। थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि एक ऑर्डर चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या वापस से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है। फिक्स्ड क्या होती है बताता हूँ, हीट ऑफ फ्यूजन ही बताता हूँ मैं आपको। जबकि जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो एक टेम्परेचर की रेंज के ऊपर मेल्ट करते हैं। जैसे आपको बताऊँ, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1327 डिग्री सेल्सियस। 1327 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आयरन सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, आयरन लिक्विड। ये आप आगे सीखोगे भी, और ये ध्यान रखना, कभी भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया तब तक टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। किसी भी सॉलिड की मेल्टिंग, जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, किसी भी लिक्विड का वेपराइजेशन, जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, वो हमेशा कहाँ पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। जब तक वो पूरा लिक्विड में नहीं बदल गया, टेम्परेचर कितना रहता है, 1327 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसके लिए हम मेल्टिंग कर्व्स बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आप मेल्टिंग कर्व से समझ जाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कर्व बनाए, तो देखो हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, हम यू डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, बताओ हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो आपके पास एक लिक्विड था एक लिक्विड था किसी टेम्परेचर पे, ऐसे कर लो, आप टेम्परेचर बढ़ा लो जैसे आपकी इच्छा है। तो एक सॉलिड था, आप सॉलिड को हीट करना शुरू करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। ठीक, तो इस तरह से आप हीट करोगे, देखो आप यूं से इधर से इधर चल रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉलिड का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चाहो अब तो आप इधर से कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ से कर लो। आप किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर थे, आपने सॉलिड को हीट करना शुरू किया, तो सॉलिड को हीट करोगे तो देखो क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। ठीक है, राइज होकर एक पॉइंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, बताओ, सॉलिड कर रहा होगा। ठीक, अब इस टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, लिक्विड में। तो जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अपने मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। मान लो इस पॉइंट पर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और फिर अगर आप इसे हीट करोगे तो फर्दर क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर राइज होता रहेगा। तो ये होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी। अगर आप उसे हीट करना शुरू करो तो पहले सॉलिड का टेम्परेचर राइज होगा जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता है। मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। उसके बाद फर्दर टेम्परेचर क्या होगा, राइज। अब आप देखो, आप हीट तो कर ही रहे हो लगातार, ठीक, आप लगातार हीट कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ गई, हाँ, वो कहाँ चली गई, लेटेंट हीट में। आप जब एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो बताओ आप सॉलिड के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक कर रहे होंगे। तो जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो इसके अट्रैक्शन फोर्सेस को क्या करने के काम में आ रही है, ब्रेक करने के काम में आ रही है। एक सॉलिड को
एक सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आपको देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। तो किसी भी एक गिवन सॉलिड के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हीट ऑफ फ्यूजन की, जिसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को आप लोग आगे पढ़ोगे भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसकी एक प्रॉपर हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ये इसका हीटिंग कर्व है, आप इसका कूलिंग कर्व भी बना सकते हो। जब आप इसका कूलिंग कर्व बनाओगे तो कूलिंग कर्व इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें आप कूल करोगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो यहाँ तक तो कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा बताओ, लिक्विड। ये लिक्विड फिर किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड। और यहाँ कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, आपका सॉलिड। तो ये ए से बी, बी से सी और सी से डी। बी से सी वाले पोर्शन बताओ कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। तो ये इसका हीटिंग कर्व है। बताओ ये कौन सा कर्व होगा इसके लिए, कूलिंग कर्व। बात समझ में आती है, ठीक। फर्दर अगर ये ऐसा ही ग्राफ, सेम ग्राफ आप बनाओ किसके लिए, अमॉर्फस सॉलिड के लिए। तो अमॉर्फस सॉलिड के लिए देखो क्या होता है, उसके लिए हम कूलिंग कर्व बना रहे हैं। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओ तो पहले सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा, जैसे आप टेम्परेचर डाउन करते जाओगे वो अपने आप धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। मतलब आपको ऐसा कोई ट्रांजिशन पॉइंट दिखेगा ही नहीं। लिक्विड सॉलिड था, ठीक है, लिक्विड था मान लो, तो आपने हीट करना शुरू किया, धीरे धीरे वो अपने आप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा कूलिंग करने पर। सेम इस तरह अगर आप हीट करोगे तो सॉलिड धीरे धीरे अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है इस पॉइंट को, तो आपको ऐसा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट अमॉर्फस सॉलिड के केस में दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो यहाँ से मेल्ट होना शुरू हुआ, तो यहाँ से जैसे अभी तो ये कूलिंग कर्व है, अगर मैं इसका हीटिंग कर्व बनाऊँ मान लो, तो हीटिंग कर्व मान लो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। तो इस टेम्परेचर से आपने ये मेल्ट होना शुरू हुआ, तो आगे मान लो इस टेम्परेचर तक ये पूरा मेल्ट होगा। तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो रहा है, जैसे से मेल्ट होता जा रहा है वैसे साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये इस पूरी रेंज पर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या हुआ, पूरा मेल्ट हुआ। जब एक अमॉर्फस सॉलिड मेल्ट होता है तो पहले वो सॉफ्ट होता है, मोल्ड आप करते हैं उसको, मोल्ड कर सकते हैं हम किसी भी, जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक देखा आप लोगों ने, आप प्लास्टिक को हीट करो तो प्लास्टिक जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो क्या होता जाएगा, और ज़्यादा मेल्ट होता जाएगा। तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते, ये एक पूरी रेंज के ऊपर मेल्ट होते हैं। और इसी वजह से आप अमॉर्फस सॉलिड्स को दूसरी फॉर्म के अंदर मोल्ड कर सकते हो। इनकी मोल्डिंग बड़ी आसान होती है, आप एक शेप से बदलकर इसको कौन सी शेप में बदल सकते हो, दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रख लोगे ये चीज़। तो इन दोनों के कर्व्स हैं, ये आप ध्यान रखें। ये दोनों कर्व बना लो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और ये ग्राफ बना लो आप अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए, है ना। थ्योरी तो पॉइंट तो आपका लिखा हुआ है ही, ये एक रेंज पर मेल्ट करते हैं और इनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक। बन गया ग्राफ। फिर देखो ग्राफ बन गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि जो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम स्लो कूलिंग से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रैपिड कूलिंग से। तो आप एक लिक्विड को अगर धीरे धीरे कूल करोगे तो क्या कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो उसके पार्टिकल्स को सेटल होने का, पार्टिकल्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आने का जब टाइम मिलता है तो आपके पास कौन सा सॉलिड प्रोड्यूस होगा, क्रिस्टलाइन। अगर आप रैपिड कूलिंग कर दोगे तो आपने क्रिस्टल्स को टाइम ही नहीं दिया, पार्टिकल्स को जैसे थे वैसे के वैसे फ्रीज हो जाएंगे वो तो बस, अगर आपने बहुत तेज़ कूल कर दिया तो ध्यान रखना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी होता है इनका। अगर आप स्लो कूलिंग करोगे तो इन जनरल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं, अगर आप रैपिड कूलिंग करोगे तो इन जनरल कौन से सॉलिड्स बनते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स बनते हैं। नेक्स्ट ट्रू सॉलिड्स, या फिर इन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई कहता है ट्रू सॉलिड, तो वो हमेशा कौन से सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं, और इनका एक और नाम होता है क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं, एज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, इनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो आप यहीं पे साथ में लिख देना, amorphous solids have
और टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक, अब इनकी जो फ्लोइंग टेंडेंसी है उसके ऊपर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है, हम इसको पॉइंट बना के लिख लेते हैं, और जहाँ टेबल बने उसके साइड में ही पॉइंट बना के लिख लो आप। देखो एक क्वेश्चन बनता है, आप देखते हो ना, जैसे ये गेट अपने पास डोर लगा हुआ है, इसमें ग्लास लगा हुआ है, ग्लास पैनल। तो क्या होता है, बिल्डिंग्स के अंदर, विंडो के अंदर या गेट डोर्स के अंदर आप जो ग्लास पैनल्स लगाते हो, तो जिस दिन वो ग्लास पैनल इंस्टॉल किया जाता है तो उसके अपर एज और उसके लोअर एज दोनों की थिकनेस क्या होती है, सेम होती है। मान लो ये भी 1 mm है ऊपर भी, और ये भी 1 mm है नीचे वाले एज की थिकनेस भी, तो दोनों एज की थिकनेस क्या होती है, सेम होती है। ओवर टाइम 10-15 साल बाद, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन बाद ही, 10-15 साल बाद आकर जब आप वापस इन दोनों के थिकनेस को कंपेयर करोगे, आफ्टर अराउंड 15 ईयर्स आप आए, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अपर एज और लोअर एज की थिकनेस में क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। लोअर एज की थिकनेस स्लाइटली बढ़ जाती है, मान लो 1.05 mm हो गई, और अपर एज की थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, मान लो 0.98 mm हो गई। ऐसा क्यों होता है, क्यों ग्लास विंडोज़ के जो पैनल्स हैं उनकी अपर और लोअर एज की थिकनेस में डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि ग्लास कैसा सॉलिड है, एक अमॉर्फस सॉलिड है। वो एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने नीचे। तो ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, ये क्या करता है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, और बहुत धीरे धीरे फ्लो करने की वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जैसे एक बहुत कूल लिक्विड फ्लो करेगा वैसे ही ये फ्लो करते हैं, और ओवर द टाइम ग्लास यहाँ से आकर यहाँ पर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए लोअर एज की थिकनेस क्या होती है, अपर एज की थिकनेस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और जेई वेई में तो नहीं पूछते हैं खैर, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो ड्यू टू विच यार चलो लिखा हुआ है सामने पॉइंट, आपके यहीं से लिख लो आप पूरा, कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली ओवर टाइम। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया ही है, और इसी वजह से ग्लास पैनल्स की अपर और लोअर एज की थिकनेस में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब इसे यहीं से कॉपी कर लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर सर ये ऐसे चेंज हो तो सेम रखते ऊपर से, पहले से ही ऊपर थोड़ा सा पतला रख, इतना डिफरेंस नहीं आता ना, ऐसा नहीं होगा ना कि निकल के गिर जाएगा, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस आता है, बट अगर हम एक्चुअल उसमें बात करें तो डिफरेंस तो आ ही रहा है ना। इतना डिफरेंस भी नहीं आएगा कि वो मतलब निकल के गिरी जाए या कुछ उससे नुकसान हो, और बनाने वाले को पता नहीं है ना आप कहाँ यूज़ करोगे ग्लास को। ऐसा ना कि एक विंडो के फ्रेम के लिए एक ही ग्लास बनेगा, तो बहुत बड़ी शीट बनती है, उससे कट कट के आपके लगाए जाते हैं, तो यूनिफॉर्म थिकनेस की शीट बनानी पड़ेगी आपको हमेशा। तो देखो उस प्रॉपर्टी के बाद हम मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पर। मतलब प्रॉपर्टी क्या है, इनको हमने देख लिया, ट्रू सॉलिड्स हैं, सुपर कूल लिक्विड्स हैं, ये आपके एग्जांपल्स हैं। देखो एक डिफरेंस देखना, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, वैसे क्वार्ट्ज को भी लोग अमॉर्फस के अंदर ही काउंट करते हैं। जैसे मान लो आपसे अमॉर्फस सॉलिड्स पूछा है और एक ऑप्शन है क्वार्ट्ज, बाकी ऑप्शन है आयरन, कॉपर, जिंक, तो ऑब्वियसली फिर आप किसको टिक करोगे, क्वार्ट्ज को। लेकिन अगर एक ऑप्शन है क्वार्ट्ज और एक ऑप्शन है क्वार्ट्ज ग्लास, तो क्वार्ट्ज ग्लास एक्चुअली क्या होता है, अमॉर्फस होता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत आपको ध्यान होने चाहिए। ग्लास हो गया, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, ये सब कैसे होते हैं आपके अमॉर्फस सॉलिड्स। उसके अलावा आपने देखा था कोल हो गया, कोक हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, वो सब भी कौन से सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स। तो छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इनके अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की है, आप चाहो तो लिख लेना क्योंकि मैं उसका मतलब समझाऊंगा अब आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर में एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, ये एक टर्म होता है एन आइसोट्रॉपिक। और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो ये दो चीज़ें अपने को सीखनी है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और आपको क्या याद रखना है। तो आप हेडिंग डालें एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। करें शुरू, चलो बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये। बताओ आइसो का मतलब क्या होता है,
केमिस्ट्री में आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो पहले हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। आइसोट्रोपिक क्या होता है? जैसे आपके पास एक सॉलिड है, ठीक, ये एक सॉलिड रखा हुआ है, आप इस सॉलिड में इधर से इधर मूव करो, एक इधर से इधर मूव करो, बताओ ये ए से बी एक डायरेक्शन हो गई, ए से सी एक डायरेक्शन हो गई। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन पे एक डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आए, किसके वैल्यू सेम आए? फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इनकी वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं तो ऐसे सॉलिड को हम कैसा सॉलिड बोलते हैं? आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इस सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या इसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। वहीं अगर किसी सॉलिड में दो अलग अलग डायरेक्शंस पे मूव करने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अलग अलग आए तो फिर हम उसे कौन सा सॉलिड बोलते हैं? अनआइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। इस सॉलिड के लिए इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी देखते हैं रीजन भी, पर पहले आप टर्म का मतलब समझो। आइसोट्रोपी क्या होती है? दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपी। और ऐसे सॉलिड को हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं? आइसोट्रोपिक सॉलिड। डेफिनेशन अभी लिख लेना, पहले समझ लो। सिमिलरली अगर अलग अलग वैल्यूज आए तो उनको हम क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? अनआइसोट्रोपिक। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं बताओ वो नेचर में कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रोपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। बात आती है क्यों, तो क्यों के लिए आपको अरेंजमेंट पे चलना पड़ेगा। पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट कैसा होता है? रेगुलर। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। मान लो ये है ए, ठीक, ए के बाद ये है सपोज कुछ बी, फिर कौन आएगा आपका? ठीक, तो इस तरह से आप मेरे साथ साथ ही बनाना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट होगा फिर बाद में। ए, फिर कौन आएगा? बी। ठीक है, डेफिनेशन आप बाद में भी लिख सकते हो क्योंकि ठीक है। तो ये है, ये बी है, ये फिर कौन आएगा? ए ए ए ए, और यहाँ पर आ जाएंगे पास सारे बी एटम्स। तो इस तरह से देखो रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है, हर ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, हर ए को चारों तरफ से बी ने सराउंड कर रखा है, हर बी को चारों तरफ से ए ने सराउंड कर रखा है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है, ठीक। अब इस रेगुलर पैटर्न के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस बनाते हैं। ठीक, तो आप यहां पे देखो, सपोज मेरे पास एक डायरेक्शन तो है ये और एक डायरेक्शन है मेरे पास ये दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक। अब आप देखो, बताओ इधर इस वाले डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या चल रहा है? बी ए बी, बताओ इसके बाद कौन आएगा? ए, फिर उसके बाद कौन आएगा? बी, ठीक है। बताओ इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या चल रहा है? ए, बताओ आगे कौन आएगा? ए, उसके आगे भी कौन आएगा? ए, बोलो आएगा। बताओ इन दोनों डायरेक्शंस में अरेंजमेंट सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अगर दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आने वाली है? अलग अलग आने वाली है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है? दो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए दो अलग अलग डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी? अलग। मेल्टिंग पॉइंट कोई बोल सकते हो क्या आएगा? अलग, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है आपका? अलग। रेजिस्टेंस भी क्या आएगा? अलग। लेकिन हमने तो पढ़ा है सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, तो वो एवरेज वैल्यू होती है। उसकी पूरी सरफेस की कौन सी वैल्यू लेकर चलते हैं? हम एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं। अगर आप स्पेसिफिक दो डायरेक्शंस की अलग अलग वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? अलग अलग। इसी वजह से आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? अनआइसोट्रोपिक। कैसे होते हैं? अनआइसोट्रोपिक, क्योंकि इनके लिए दो अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी। वहीं अगर आप अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए अरेंजमेंट बनाओ तो आओ
फिर से साथ में बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एरो बना लेना, फिर आप, मैं टाइम दे दूंगा आपको। अभी तो आप मेरे साथ साथ ये बनाओ। देखो इधर कौन आएगा, ए। अब बताओ अमॉर्फस सॉलिड में ए के बाद कौन आएगा, तो जो इच्छा है बना दो, तो मैं वापस से यही बना रहा हूँ। फिर मान लो कुछ बी आ गया, फिर से ए आ गया, कुछ भी चल सकता है, कोई फिक्स है ही नहीं, कुछ भी आपकी मर्जी हो, जो बनाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपके पास एक अमॉर्फस सॉलिड बना जिसमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। सही है। अब आप मुझे बताओ, हम यहां पर भी दो डायरेक्शन चूज करते हैं, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, ठीक है। ए बी बी ए बी, बताओ आगे कौन आएगा, पता नहीं। ए बी ए, बताओ आगे कौन आएगा, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। मतलब अरेंजमेंट क्या है, टोटली रैंडम है। तो जब इधर भी कुछ भी आ सकता है, इधर भी कुछ भी आ सकता है, हमें पता ही नहीं, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो हमारे लिए दोनों डायरेक्शंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेम। कि भाई जब इधर भी अरेंजमेंट रैंडम है, इधर भी अरेंजमेंट रैंडम है, तो हमारे लिए तो दोनों डायरेक्शन से क्या हो चुकी हैं, सेम। तो ध्यान रखना, अमॉर्फस सॉलिड्स में रैंडम अरेंजमेंट की वजह से हम दोनों डायरेक्शंस को सेम मान लेते हैं। अब अगर दोनों तरफ अरेंजमेंट सेम है, तो बताओ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी क्या आने वाली है, सेम। इसलिए जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। कोई डाउट, समझ में आ रहा है? चलो, तो पहले आप ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। चलो फिर देखो डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो सर आपको सिखाया, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। When the values of physical properties like refractive index हो गया, resistance हो गया, have different values in different directions, तो उसे तो हम लोग कौन सा सॉलिड, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, the phenomena is called anisotropy and the solid is known as anisotropic। ठीक, तो जब अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं तो उसे हम एनाइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। और सेम इसी तरह जब अलग अलग डायरेक्शंस में सेम वैल्यूज आएंगी तो उसे हम कौन सा सॉलिड बोलेंगे, आइसोट्रोपिक सॉलिड। तो देखो एनिसोट्रोपी आइसोट्रोपी सीखने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये तो आपको पता ही है, आपको लिखना ही था, पॉइंट नोट डाल के लिख लेना इसको। तो क्या ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है ना, सारे पॉइंट्स। ये रीज़न है क्यों एनिसोट्रोपिक होते हैं, क्यों आइसोट्रोपिक होता है। ठीक, तो ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। ये आपके लिखने के लिए नहीं है, एक बार सिर्फ पढ़ लो लैंग्वेज फॉर्म में। मैंने आपको सिखा दिया है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में अरेंजमेंट क्या होता है आपका, सेम। इसलिए इनको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी सीखते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो जब। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके लिए अपन एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसको बना रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को चार्ट आप ऐसे बना, जैसे मैं बना रहा हूं। आप सॉलिड्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है आयनिक सॉलिड्स। अब बताओ आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, आयंस, नाम से पता लग रहा है। कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, जितने भी आयनिक कंपाउंड, लाइक NaCl हो गया, लाइक MgCl2 हो गया,
लाइक मान लो आपके पास कुछ MgO हो गया, Mg3N2 हो गया, ये सब आपके पास कौन से सॉलिड्स हैं? आयनिक सॉलिड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक, फिर इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ पर आपको पता होनी चाहिए। बताओ, आयनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं या नहीं? सॉलिड्स नहीं होते, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? ये कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक, आयनिक सॉलिड्स के बाद जो सेकंड कैटेगरी आपकी आती है, दोज आर मेटालिक सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स? मेटालिक सॉलिड्स। बताओ, मेटालिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? ये आपके मेटल एटम्स होंगे, और इनके एग्जाम्पल जैसे जिंक, Fe, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के क्रिस्टल्स। तो सिंस यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल आइटम्स हैं, इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? मेटालिक सॉलिड्स की कैटेगरी में। सेम ऐसे ही आप आगे चलो, थर्ड होते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स आप इनको बोलो। क्या आपने डायमंड की स्ट्रक्चर पढ़ी है? बताओ, डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हर एक कार्बन बाकी कार्बन से टेट्राहेड्रल मैनर में ऐसे अरेंज होता है, और जो अगला कार्बन ने बना वो भी क्या होगा? ऐसे अरेंज होगा। इस तरह से अरेंज होते हुए वो क्या बनाते हैं? एक लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सिंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, इन्हें हम नेटवर्क सॉलिड्स या फिर क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स आप थोड़े ध्यान रखना, जैसे आपके पास हो गया डायमंड, सिलिका, सिलिका जानते हो है ना, ग्रेफाइट, ये सब आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड्स की कैटेगरी में। अगर मैं आपसे सिलिका की स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, SiO पढ़ा है ना? इस तरह से क्या होता है, आपके पास पैटर्न चलता है पूरा। ठीक, इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनती है। ये भी आप लोग सब इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ोगे। तो देखो, अगर आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो हम आयनिक सॉलिड बोलते हैं, मेटल आइटम्स है तो मेटालिक सॉलिड बोलेंगे, और नेटवर्क सॉलिड्स किनको बोलेंगे? जिनके अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। फोर्थ जो कैटेगरी है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स बोलते हैं हम इनको? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्यों बोल रहे हैं बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? क्योंकि इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन है? तो पहली बात, इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे मॉलिक्यूलर सॉलिड का? सोचो, सॉलिड फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल। आइस, ड्राई आइस सुना है? ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 बोल रहे हैं तो बताओ उसका कांस्टेंट पार्टिकल कौन है? CO2 मॉलिक्यूल। तो उसको भी हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम फर्दर 3 और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड्स। जैसे आपने बोला आइस, बताओ जब आइस की स्ट्रक्चर बनती है तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है ना ये, बताओ आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। पढ़ा है ना ऐसा? ऐसे सॉलिड्स को हम कौन से सॉलिड्स बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। इसका एग्जांपल हो गया जैसे आइस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपके पास दूसरे होते हैं पोलर सॉलिड्स, और थर्ड होते हैं आपके पास नॉन पोलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर सॉलिड्स में से आ गया आपके पास आयोडीन आ गया, CO2 आ गया। पोलर सॉलिड्स के अंदर आ गया जैसे सॉलिड सॉलिड SO2। ठीक, तो ये सब आने के लिए आपको थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। देखो CO2 का स्ट्रक्चर याद है आपको? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका डाइपोल इधर जाता है, इसका डाइपोल इधर जाता है, दोनों का डाइपोल कैंसिल करता है। ये कैसा सॉलिड है? एक नॉन पोलर सॉलिड है, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खुद कैसा है? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर सॉलिड्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि दो नॉन पोलर चीज़ों के बीच में, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्स काम करते हैं? वेरी गुड, उसमें कौन से फोर्स काम करते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, जिन्हें हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है?
इसमें क्या होता है, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, थोड़ा आइडिया देता हूँ, कोई काम में आती है आपकी चीज़ें, आपको पहचानना आना चाहिए। तो अभी क्या है, CO2 मॉलिक्यूल एज सच पूरा न्यूट्रल है, नॉन पोलर है, लेकिन इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की इधर एक्सेस हो गई, बताओ इस मॉलिक्यूल में एक इंस्टेंट के लिए कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस वाले साइड में नेगेटिव की जगह कौन सा आएगा, चार्ज पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव चार्ज, अब देखो यहाँ नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल पास पास में है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, बताओ इसके इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, उस तरफ मूव करेंगे, तो इस वाली साइड पे भी कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। एक इंस्टेंट के लिए इन दोनों के बीच में देखो डाइपोल जनरेट हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया, इधर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इधर चार्ज आएगा नेगेटिव। बताओ क्या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में देखो ये फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, या फिर हम इन्हें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। बहुत वीक होते हैं, लेकिन दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा यही टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आता है? ठीक, तो यहाँ पे आप ये लिखना नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, तो यहाँ पे आप लिखना इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। या फिर आप इन्हें लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हो। ठीक, ऐसे ही जो पोलर सॉलिड्स होते हैं, इनके बीच में कौन से फोर्स काम करते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखकर पहचानना आना चाहिए कि वो कौन सा सॉलिड्स हैं। जो आपको मैंने प्रॉब्लम शीट दी है DPP अपनी 1, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा कि कौन से सॉलिड के अंदर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के साथ आपको जो DPP मिली है उसको आप आज ही कंप्लीट करें, ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर, ये थ्योरेटिकल लेक्चर, ये ऐसे याद नहीं होते हैं, जब तक इन पर क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको ये याद भी नहीं होने वाले, ठीक है। तो याद करवाने का काम मेरा है, अभी तो आप लिखते हुए चलो, कॉपी करो, फिर इसमें हम और आगे बातें करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, अब आप इस चैप्टर में एक्चुअली एंटर कर रहे हो, तो आप इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि क्या सॉलिड्स होते हैं, ये थोड़ा बहुत, ये आप एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखोगे इन चीज़ों को, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टल लैटिस। आपने लैटिस का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन कभी समझे नहीं होंगे लैटिस एक्चुअली क्या होता है। देखो, लैटिस इज बेसिकली अरेंजमेंट। आप क्या करो, ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आप कुछ पॉइंट्स को अरेंज करो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर। तो मैंने अरेंज किया ऐसे, यहाँ मैंने पॉइंट्स को अरेंज किया, ये अरेंजमेंट हो गया। इस अरेंजमेंट को मैं क्या बोल दूंगा, लैटिस। ऐसे ही सेम इतनी डिस्टेंस पर मैं एक और बना दूं, जैसे यहाँ अरेंज किया है सेम वैसे ही यहाँ पर भी अरेंज करते हुए चलो, ऐसे ही ऊपर बना दूं। तो इस तरह से अगर मैं पॉइंट्स को 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रेगुलरली अरेंज कर रहा हूं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैटिस। बात नंबर 1, ये जो पॉइंट्स आप अरेंज कर रहे हो, इन पॉइंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैटिस पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये लैटिस पॉइंट्स एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आयंस को। कहने का मतलब ये लैटिस पॉइंट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मैं आपसे बात करूं जिंक के लैटिस की, तो बताओ ये लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिंक एटम को। मैं आपसे बात करूं NaCl के लैटिस की, तो बताओ लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, Na+ एंड Cl- आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं आपसे बात करूं CO2 के सॉलिड की, तो बताओ लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक CO2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? तो कभी ये मत सोचना आप आगे जाकर कि ये लैटिस है, इसमें इस पॉइंट पर CO2 कैसे आ सकती है। अगर वो CO2 का लैटिस है तो हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक CO2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो बात समझ में आती है? चलो, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं लैटिस पॉइंट। बात नंबर 3, 2 बात तो हो गई, एक अरेंजमेंट, एक ये। अगर आप इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना शुरू कर दो, तो जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आपको उस लैटिस की ज्योमेट्री देगी। ठीक, जैसे ये आया,
ठीक है, ये देखो ये कौन सा लैटिस बन गया आपका, हेक्सागोनल लैटिस बन गया। ऐसे ही आप और अरेंज करो, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करो, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, इस वाले को इससे कनेक्ट करो, इस वाले को इससे कनेक्ट करो। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रही है ये बेसिकली इस लैटिस की ज्योमेट्री को डिनोट कर रही है। तो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने पर जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसे आप क्या बोलते हो, ज्योमेट्री ऑफ लैटिस बन रहा हो। सिंस यहाँ एक हेक्सागन बन रहा है, इसे हम कौन सा लैटिस बोलेंगे, हेक्सागोनल लैटिस। अगर यहीं पर एक क्यूब बन जाता तो उसे हम कौन सा लैटिस बोलते, क्यूबिक लैटिस बोलते। बात समझ में आ रही है? तो बताओ लैटिस क्या होता है, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। एटम है तो एटम्स को, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स को, और आयंस हैं तो आयंस को। तो सबसे पहले आप लिखो एक क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, कि क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपके सामने कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड अ लैटिस। पहली चीज। बात नंबर 2, these points are called lattice points and represent constituent particles। ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। थर्ड, the geometry of the lattice is brought out by joining lattice points together by straight lines। तो आप चाहो तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, this will be the example of a hexagonal lattice। तो देखो लैटिस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के बाद लैटिस क्या होता है, हम लोग मूव करते हैं अपने अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे, यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या होती है, बहुत आसान है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो कि किसी भी क्रिस्टल की वो सबसे छोटी यूनिट जिसको बार बार रिपीट करने पर पूरा लैटिस जनरेट हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल हम इस रूम की बात करें तो ये रूम किससे मिलकर बना है, ब्रिक्स। हर एक ब्रिक को आपने अरेंज करना शुरू किया 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो क्या जनरेट हो गया आपका पूरा का पूरा रूम। बताओ उस ब्रिक को आप लोग क्या बोल सकते हो, एक यूनिट सेल। आप ये ध्यान रखना, एक यूनिट सेल एक क्रिस्टल की छोटी सी फोटो होती है। यूनिट सेल क्रिस्टल और यूनिट सेल दोनों दिखने में क्या होंगे, एग्जैक्ट एक जैसे, लेकिन क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा और यूनिट सेल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जब तक मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ तब तक आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि the smallest portion of the crystal lattice which on repeating in 3D generates the entire crystal and it is referred as the smallest picture of the lattice। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग ऐसे तो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी कोशिश ही कर सकता हूँ। क्या हुआ, क्या करो, ऑस्कर मिला हुआ ड्राइंग में। फिर आप FM हुसैन बन जाना। क्योंकि जैसे एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, कोई बात नहीं, क्यूबिक लैटिस भी नहीं है, ये क्यूबॉइड है ना। जैसे मान लो ये एक लैटिस है, अब मैं क्या करूं, इस लैटिस के टुकड़े करना शुरू करता हूं। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? तो एक बार देखो, इस पॉइंट से इसको काटते हैं हम लोग, है ना, 2 टुकड़े करते हैं इसके प्रॉपर। बताओ ये दोनों पोर्शन एक जैसे हैं या नहीं है? तो इसके टुकड़े और करते हैं। इस बार इसको यहां से काटते हैं। बताओ चारों टुकड़े सेम है या नहीं हैं? फिर इसके और टुकड़े करो, इस बार यहां से करते हैं।
ऐसे एक टुकड़ा यहाँ से भी कर दो। बताओ जितने टुकड़े किए वो सबके सब सेम है या नहीं है? फिर आप चाहो तो और टुकड़े कर लो, एक टुकड़ा यहाँ से करो, एक यहाँ से करो, थोड़ा गलत चला गया, चलो कोई नहीं, समझने वाली बात है। बताओ सारे टुकड़े सेम हैं या फिर नहीं? इस तरह से आप इसको काटते हुए चलो, वो जो लास्ट टुकड़ा होगा, जो सबसे छोटा टुकड़ा जो सेम है, जो एग्जैक्ट इसी बड़े वाले क्रिस्टल है, जो वाइट क्रिस्टल बना हुआ है इसी का एग्जैक्ट रेप्लिका है, बट वो क्या है, सबसे छोटा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, चलो मैं यहीं तक काट सकता हूं मान लो, तो ये जो एक बॉक्स बन रहा है ये वाला, दिस विल बी माई यूनिट सेल, और इसको मैं बार बार अगर अरेंज करना शुरू कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एंटायर लैटिस। तो ये आप ध्यान रखना, आगे चल के हम अभी यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। कभी भी आपसे बोला ना यूनिट सेल, तो यूनिट सेल कभी भी अकेला नहीं होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही क्या होते हैं, यूनिट सेल। जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्रिस्टल को स्टडी करते हैं, तो कभी भी यूनिट सेल अकेला नहीं होगा, उसके इधर भी यूनिट सेल होगा, इधर भी होगा, आगे भी होगा, पीछे, ऊपर, नीचे, हर तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, यूनिट सेल्स प्रेजेंट। बताओ डिफरेंस समझ में आता है यूनिट सेल और लैटिस के अंदर? यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर क्या बनता है आपका, लैटिस। दिखने में यूनिट सेल और लैटिस दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक, चलो इतना सीखने के बाद, ये डायग्राम आपकी इच्छा है बनाना चाहते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा डायग्राम, तो समझाने के लिए आपको कि इस तरह से हम क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल को डिफर करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, तो ध्यान देना। जैसे मैं क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास ये एक यूनिट सेल है दोबारा से, ठीक है, चलो मैं क्या आपको यहीं दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये एक यूनिट सेल है, बनाने में टाइम लगेगा। ये क्यूबिक यूनिट सेल मान लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपकी जेड एक्सिस। ठीक, तो तीन चीज़ें होती हैं, ओवरऑल 6 चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं एजेस, एज ए, एज बी और एज सी। किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए, बताने के लिए कि कौन सा यूनिट सेल है, आपको तीन चीज़ें पता होना चाहिए, एक ए, एक बी और एक सी। तो इनको तो हम क्या बोलते हैं, एजेस। सेकंड होता है इंटरफेशियल एंगल्स। तो ऑर्डर ध्यान रखना, ए और बी के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, गामा। बी और सी के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा। और सी और ए के बीच का एंगल क्या होता है, बीटा। ये थोड़ा डिफरेंट है, बट ये ऐसे ही होता है, ये पैटर्न है इसका। तो ए और बी उल्टा चलना है आपको। अभी आज तक आप सोचते होंगे कि ए और बी में अल्फा ही आना है, तो उल्टा चलो, ए और बी में क्या आएगा, गामा, फिर आप साइकिल बना लो, बी से सी में क्या आएगा, बीटा, और सी से ए में क्या आएगा आपका, गामा। तो इन 6 चीज़ों के बेसिस पर हम एक यूनिट सेल को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा आगे चल के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ आपके ये काम में आएगा। तो अभी आप सिर्फ डायग्राम बना सकते हो, एजेस और इंटरफेशियल एंगल्स, ये 6 चीज़ों से हम क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे मान लो एक यूनिट सेल है क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए सारे एजेस क्या होंगे, सेम, क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं। और ये जो तीनों एंगल्स होंगे, वो तीनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। तो अगर ऐसा हुआ तो ये कैसा यूनिट सेल होगा, क्यूबिक। जैसे हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होगा, 2 एजेस तो सेम होंगे, लेकिन तीसरा सेम नहीं होगा, है ना। ऊपर नीचे 2 हेक्सागन बनेंगे, उनको कनेक्ट करोगे ऐसे, तो ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज तो सेम होगा, लेकिन ये वाला एज क्या होगा, अलग होगा। 2 एंगल्स अंदर के 90 डिग्री होंगे, ये वाला एंगल्स, लेकिन एक एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो जैसे जैसे एजेस की वैल्यू और एंगल्स की वैल्यू बदलेगी, वैसे वैसे यूनिट सेल का टाइप भी क्या होता है, बदलता है। तो अपन आगे कवर करेंगे, अभी तो आप सिर्फ इतना सा लिख के छोड़ दो कि हम एक यूनिट सेल को 6 चीज़ों से कैरेक्टराइज करते हैं। एक उसकी एजेस, और दूसरा उसके इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, ये एक्स वाई जेड बना लेना।
थोड़ा सा जल्दी लिखो आप, समय नहीं बचा अपने पास इसलिए, और मुझे टॉपिक कवर करना है पूरा। ठीक है, लिख लेना। चलो देखो, अभी टाइम दे दूंगा मैं आपको आगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एंगल्स, कौन कौन सा एंगल किस किस के बीच में, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो देखो डायमेंशंस अलोंग द एजेस ए बी सी होते हैं, एंगल्स अल्फा बीटा गामा होते हैं, और हर यूनिट सेल के लिए ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन होता है जिससे आपके क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होते हैं। तो सब क्या होता है ये मैं आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के ऊपर। तो ओवरऑल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोलते हैं इसको, सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। इन जनरल प्रिमिटिव वर्ड ज़्यादा अच्छा है तो आपको यूज़ करना चाहिए। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया, जब आप क्रिस्टल बनाओगे तो आप पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना शुरू करोगे। तो मैं इनको एटम्स मान के चल रहा हूँ। अगर किसी यूनिट सेल में एटम्स सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ किस पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर। जैसे मैं क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसमें क्या हो, अगर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर, ऐसे यूनिट सेल को हम कौन सा यूनिट सेल बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल है, हम उसी को काम मिलेंगे। कुछ काम की चीज़ें ध्यान से सुनना। बात नंबर 1, ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, हम दिखाने के लिए इनको दूर लिखते हैं, लेकिन ये सब के सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिट सेल कभी भी अकेला एग्जिस्ट, तो इसके चारों तरफ और भी यूनिट सेल्स होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो इस एक यूनिट सेल में इस एक एटम का कितना पार्ट आ रहा होगा, 1/8 पार्ट आता है। कैसे, आप देखो इसकी तरफ अरेंज करना शुरू करो, तो देखो एक यूनिट सेल इसके साइड में होगा, ऐसा होगा, एक यूनिट सेल इसके आगे भी होगा ऐसा, फिर एक उसके पड़ोस में और होगा ये, तो चार यूनिट सेल एक प्लेन में आ गए। ऐसे ही 4 यूनिट सेल कहाँ पर होंगे बताओ, इसके ऊपर भी होंगे। तो बताओ ये एक अकेला एटम कितने यूनिट सेल्स का पार्ट है, 8 है। अगर ये 8 यूनिट सेल का पार्ट है, मतलब 8 यूनिट सेल के अंदर एक एटम होता है इफेक्टिवली। तो बताओ एक एटम कितने यूनिट सेल में हो, सॉरी एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा, 1/8। तो आप ध्यान रखें, कॉर्नर पोजीशन वाले एटम का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये आपके पास होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओनली 1/8 पार्ट ऑफ ईच कॉर्नर एटम इज इनसाइड द यूनिट सेल। ठीक, तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, सारे एटम्स क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। शायद आपको ठीक से दिखेगा नहीं, कलर इसका ऐसा ही हो चुका है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसका पीछे वाला तीसरा एटम है, और ये 4th एटम है इसी लेयर का। ऐसे सेम ऐसे ही आप जो दूसरे एटम्स होंगे, तो आप इन सारे एटम्स के सेंटर को मैच करो। देखो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ऐसे आप इसका सेंटर मैच करो, और जैसे इन सबको कनेक्ट करोगे, बताओ यहाँ पर क्या बन चुका है, तो इस तरह से ये सारे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम कौन सा यूनिट सेल बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, या सॉरी इसको सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। बोलो समझ में आता है। फिर मूव करते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर। सेकेंड होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इनमें क्या होगा, कॉर्नर वाले एटम्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ एटम्स और भी कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो देखो बॉडी सेंटर्ड, इसमें क्या होगा, मैं वही फिर से क्यूब का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। बताओ एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे। बताओ कॉर्नर्स के साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे, यानी इस क्यूब के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो आप देखो इनको कनेक्ट करो सबको, मतलब कनेक्ट क्या करना है दिखा रहा हूँ मैं आपको टोटल, कि एक बॉडी सेंटर पर आपका एटम है और बाकी एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। बताओ कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8। बताओ ये जो अंदर है ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है पूरा पूरा कहाँ पर होता है, इनसाइड द यूनिट सेल होता है। ठीक,
तो बॉडी सेंटर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर भी, ठीक। और हर बॉडी सेंटर एटम क्या होता है, कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल होता है। क्लियर है। तो प्रिमिटिव में क्या था, एटम सिर्फ कहाँ पर थे, कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर में कहाँ पर है, कॉर्नर पर तो है ही, साथ में कहाँ पर है, बॉडी सेंटर। ठीक, चलो ऐसे आपकी नेक्स्ट ईयर्स का एग्जाम्पल है। ये 4 एटम्स ऊपर हैं, 4 एटम्स नीचे हैं, बीच में एक एटम है जो बॉडी सेंटर पर बैठा हुआ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आता है फेस सेंटर्ड। अब बताओ फेस सेंटर्ड में क्या होगा, आप खुद ही बताओ। सारे कॉर्नर्स पर होंगे, कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पर होंगे, हर फेस के सेंटर पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स। ये फ्रंट वाले फेस पर, ये बैक वाले फेस पर और ये, ठीक। अब बताओ ये फेस सेंटर वाला एटम इस यूनिट सेल में आधा होगा और इसके पड़ोस वाले यूनिट सेल में कितना होगा, आधा। तो जो फेस सेंटर वाले एटम्स होते हैं वो कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अभी क्या हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, इसे निकालते हैं 2 मिनट में। बट आप देखो कॉर्नर वाले का 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ। बॉडी सेंटर्ड वाले का क्या होता है, पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसे हम कौन सा यूनिट सेल बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये डेफिनेशंस आपके पास, ठीक। कॉर्नर्स पर है, सेंटर पर है और हाफ इनसाइड द यूनिट सेल होता है। फिर एक और टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है आपके पास, ये फेस सेंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे ना, फेस सेंटर में एक चीज़ आती है, ये हम काम में लेंगे आगे। देखो अभी जो आपने एक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा था उसमें दोनों एटम्स टच कर रहे थे, देखो फेस सेंटर में दोनों टच, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक एटम आके फंस गया है, समझ रहे हो। ये चीज़ मैं आगे काम में लूँगा जब फेस सेंटर को हम एनालाइज करेंगे तब, ठीक। अभी तो छोड़ दो इसको, यहाँ कुछ होता है सिखाऊंगा वो भी मैं आपको। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। अब देखो डिफरेंस है, एंड सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे लेकिन सिर्फ कोई 2 अपोजिट फेसेस पर एटम्स होंगे, सिर्फ 2 पर, बाकी जगह एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जब एटम्स कॉर्नर पर हो और कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर हो तो उसे हम कौन सा यूनिट सेल बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। सो व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, उसे हम कौन सा बोलेंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप सीखो कुछ काम की चीज़ें। यहाँ पर काम की चीज़ें क्या हैं, देखो जैसे मैं आपसे बात करूँ सिंपल क्यूबिक, इसको हम अभी आगे भी करेंगे जब हम एनालाइज करेंगे, बट अभी थोड़ा काम में आएगा अपने। तो ये एटम कॉर्नर 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 कॉर्नर, बताओ हर कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8। बताओ इसमें कितने कॉर्नर एटम्स हैं, तो बताओ अगर एक एटम 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल कॉर्नर्स 8 हैं, तो इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना एटम होगा। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में एक एटम और बॉडी सेंटर पे आ जाएगा। बताओ बॉडी सेंटर में इफेक्टिव एटम कितने होंगे, होगा। बताओ फेस सेंटर में कितने होंगे, तो फेस सेंटर में 1/8 × 8 कॉर्नर प्लस हर फेस सेंटर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ, और टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। कितना आ जाएगा, बोले इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो तो इस पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको अपनी डीपीपी में मिलेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं और ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, एक सॉलिड है, ए और बी से मिलकर बन रहा है। ए सारी कॉर्नर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है और बी हर फेस के सेंटर पर है, सारी फेस सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म करवा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप ट्राई करना। अब बताओ अगर सारे एटम्स कॉर्नर पर हैं तो ए का नंबर कितना आएगा, 1, 8 × 1/8 आएगा ना। सारे एटम्स कॉर्नर पर हैं तो 8 × 1/8। बताओ बी एटम्स कहाँ पर है, फेस है, तो बी का नंबर कितना आएगा, हाफ × 6 फेसेस। मान लो ऐसा बोल देता कि बी एटम्स हर ऑल्टरनेट फेस के सेंटर पर है, बताओ टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। ऑल्टरनेट पर तो कितने पर होगा, 3, तो हाफ × 3। बताओ बी का नंबर कितना आ जाएगा, 3/2। A1 B 3/2। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B3। क्या भाई, आपके पास टोटल कितने फेसेस हैं यहाँ पर, 6। वो ऑल्टरनेट फेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, उसके पीछे वाले को कर देगा। मतलब इस तरह 6 में से सिर्फ 3 ही फेसेस पर एटम्स होंगे, तो हर एटम हाफ कंट्रीब्यूट करता है। कितने फेसेस पर एटम है, सिर्फ 3 फेसेस पर एटम है,
तो b की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/2, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A2B3। बोलो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो आपको ये मिलेंगे। और लास्ट एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, ठीक। ये तो कंट्रीब्यूशन जो मैंने आपको सिखाया वो है कि कॉर्नर वाला 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, फेस वाला हाफ कंट्रीब्यूट करता है, एज वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/4, और बॉडी सेंटर वाला क्या होता है कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल होता है। लास्ट आपको एक चीज़ और सीखनी है, तो देखो ब्रेवियस लैटिसेस। अब देखो ब्रेवियस लैटिसेस क्या होते हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पर एक टेबल बनेगी लैटिसेस की, वो टेबल भी आपको याद रखनी है, उसके ऊपर कई बार जी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेवियस लैटिसेस क्या होते हैं। देखो हम लोगों ने बात की यूनिट सेल के बारे में। किसी भी यूनिट सेल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो होते हैं उसकी एज लेंथ और होते हैं उसके इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास देखो ना यूनिट सेल बनाया था, ठीक। तो ये आपके एजेस हो गए मान लो A B C, और इनके बीच में जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो डिपेंडिंग ऑन इंटरफेशियल एंगल्स एंड एजेस हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम। और जो हमने 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़े हैं, सिंपल क्यूबिक दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक। तो इनके हिसाब से क्या होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम और 4 यूनिट सेल, इन सबको कंबाइन करके दुनिया में जितने भी टाइप के लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कौन से लैटिस बोलते हैं ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। तो ओवरऑल आपके पास 14 टाइप्स के लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं ब्रेवियस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें डिपेंडिंग ऑन एजेस and interfacial angles there exist 7 types of crystal system, and based on the type of unit cell there exist overall 14 types of lattices। तो 7 तरह के तो क्रिस्टल सिस्टम है और उनके अंदर जितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं उनके हिसाब से टोटल आपके पास 14 टाइप्स ऑफ कौन से लैटिस होते हैं ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं। तो ब्रेवियस लैटिस क्या होते हैं पहले तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा आपको याद भी रखना होगा क्रिस्टल सिस्टम और उसके अंदर एंगल्स, एजेस, इन सब की वैल्यूज़। तो देखो इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे तो आपका रखेंगे आपके लिए क्रिस्टल सिस्टम का नाम, ठीक। एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं, उस ट्रिक को आप ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करेंगे एजेस की कि उस क्रिस्टल सिस्टम में एजेस का क्या रिलेशन है। फिर हम बात करेंगे इंटरफेशियल एंगल्स की, और यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की। उस क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल्स होंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने के लिए, दैट इज C टोर HMT। क्या याद रखोगे C टोर HMT, ठीक है। यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल, ठीक। H स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल, M स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है मोनोक्लिनिक, एंड T स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लिनिक। तो ये आपके पास टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल नहीं है, क्या है ये क्रिस्टल सिस्टम है। अब इन क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए आपको एजेस और एंगल्स के बीच में रिलेशन याद रखना है। देखो इस पैटर्न में अरेंज करने का रीज़न क्या है, अब आपको एक सिंपल ऑर्डर फॉलो करना है। पहले एजेस की बात करते हैं, आप लिखोगे A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, फिर आप रिपीट करोगे A इज इक्वल्स टू B नॉट इक्वल टू C, फिर आप लिखोगे A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, फिर इसी पैटर्न को एग्जैक्ट वापस रेप्लिकेट कर दो, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, A इज इक्वल्स टू B नॉट इक्वल टू C एंड A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये क्लिनिक दोनों क्लिनिक एक साथ आएंगे तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। बोलो बात समझ में आ रही है। ध्यान देना यहाँ पर 2 T हैं, पहले वाला T टेट्रागोनल के लिए है और आखिरी वाला T किसके लिए ट्राइक्लिनिक। तो आप ऐसे याद रख सकते हो दोनों क्लिनिक एक साथ आते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ऊपर वाला T हमेशा किसके लिए होगा टेट्रागोनल के लिए होगा। सही है, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स बड़ा आसान है,
पहले 3 में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा कितना होगा 90 डिग्री होगा। सिंपल, फर्स्ट 3 में। फोर्थ में अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होगा लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट 4 में अल्फा बीटा गामा चलेगा, पहले 3 में अल्फा बीटा गामा 90 है लेकिन फोर्थ में नॉट इक्वल टू 90 होगा। फिफ्थ हेक्सागोनल, ये तो आप जानते हो। बताओ एक हेक्सागन अगर मैं बनाऊं तो उसका इंटरनल एंगल कितना होता है ना? इंटरनल तो 60 होता है, नहीं 120 होगा, हाँ सॉरी, ये वाला एंगल तो 120 होगा ना, ठीक है। तो एक एंगल क्या होता है आपका 120, जिसमें आप ध्यान दें यहाँ पर आपका अल्फा और गामा होता है 90 डिग्री, सॉरी अल्फा और बीटा, ठीक, और गामा कितना होता है 120 डिग्री। तो आपको कैसे याद रखोगे? हेक्सागोनल, गोनल जी फॉर गामा, ठीक। तो अल्फा बीटा 90 होता है जबकि गामा कितना होता है आपका 120। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 होते हैं और बीटा जो होता है वो नॉट इक्वल टू 90 होता है। बचा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में ना तो अल्फा बीटा के इक्वल होता है, ना बीटा गामा के इक्वल होता है, ना गामा 90 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपके ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन एजेस बराबर है या नहीं, एंड इंटरफेशियल एंगल्स बराबर हैं या फिर नहीं। हमारे पास 7 तरह के ये क्रिस्टल सिस्टम हैं। अब हर क्रिस्टल सिस्टम में एक टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है जिसको हम इस नंबर से याद रख सकते हैं 3241121। ये कटरीना कैफ का नंबर है, चाहो तो याद रख लेना। पिन कोड मिला है, सॉरी कौन सा वो कोड बोलते हैं उसको, आपको STD कोड और मिलाना है। तो ध्यान रखें 3241121। 3 मतलब इस क्रिस्टल सिस्टम में 3 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल, FCC एंड BCC। इस यूनिट सेल में 2 एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल और BCC। इस तरह से इसके अंदर चारों के चारों एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सबको मिला के काउंट करोगे 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 + 2 13 + 1 14। आपके पास दुनिया में टोटल 14 टाइप के लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेवियस लैटिसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये टेबल है आपकी जो आपको आनी चाहिए और ये ध्यान रखना है। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई में एक बार पहले भी पूछ चुका है और इनका यूज़ दोबारा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। CTOR-HMT एक बार में आपको याद नहीं होगी, आपको बना बना के प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये टेबल कुछ ज़्यादा सुंदर फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो इस टेबल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कई बार पूछे जाते हैं, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ। चलो तो यहीं पे हम खत्म करते हैं अपने आज के थ्योरेटिकल पार्ट को। इस पर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर आपने जो भी आज कुछ सीखा तो आओ उनके ऊपर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है, बड़े आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ A और B 2 एटम्स हैं, वो एक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, मतलब एक यूनिट सेल बना रहे हैं। मान लो A ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर पोजिशंस और B ऑक्यूपाई कर रहा है सारी फेस सेंटर वाली पोजीशंस। तो बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो बहुत सिंपल है भाई, अगर देखो A कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है तो हर कॉर्नर एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, हमने डिस्कस कर लिया है। बताओ एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे? 8। तो 1/8 × 8 कितना हो गया? 1। यानी इस कंपाउंड में A का नंबर तो हो गया 1। सिमिलरली अगर आप B के नंबर की बात करें तो किस नंबर की? B। तो बताओ B कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है? फेस सेंटर, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है हाफ इंटू हर फेस के सेंटर पर कितने एटम तो हैं? 6। तो हाफ इंटू 6 कितना हो गया? 3। यहाँ पे B का नंबर कितना होगा? 3। तो इस तरह से इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन चुका है? AB3 बन चुका है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। आओ डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम X and Y, where X atoms are at the corners of the cube and Y at the face centers of the cube, the molecular formula of compound is। तो आपके पास क्या है? एक कंपाउंड बना हुआ है X और Y एटम से। ये कह रहा है X atoms are at the corners of the cube and Y at the face center of cube। अभी उन्होंने डिस्कस किया ही है। तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? XY3। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, सही है। चलो नेक्स्ट सेकंड देखो, सेकंड क्या है? इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ X and Y, X atoms are present at the corners while Y atoms are at face centers। चलो ये कह रहा है कि X atoms तो आ गए कॉर्नर्स पे,
ठीक है, और y एटम्स कहाँ पर आ गए, फेस सेंटर पे। रुक जाओ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कुछ कह रहा है अभी भी। देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी इफ वन ऑफ द x एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम अ कॉर्नर। एक x एटम क्या है, कॉर्नर से मिसिंग है, तो कॉर्नर से मिसिंग है तो बताओ अब एटम्स कितने कॉर्नर्स पे बचेंगे, सिर्फ 7 कॉर्नर्स पे। तो अगर 7 कॉर्नर्स पर बचे हैं और हर कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो बताओ नंबर ऑफ x एटम्स कितना आ जाएगा, 7/8 होगा। बताओ y कहाँ पर है, फेस सेंटर पर। कहाँ पर है y, फेस सेंटर पर। तो y तो हटाया ही नहीं है, तो y का नंबर तो अब भी कितना रहेगा, 1/2 × 6 दैट इज 3। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, x 7/8y3। अभी आप बचपन से पढ़ते आए हो, हम इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, तो हमें इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, x 7/24। बोलो कर सकते हैं, आसान था ना। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, x 7/24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से ट्राई करो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर विच W एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। तो देखो W तो आ गया कॉर्नर्स पर, ठीक है। O एटम्स एट द सेंटर ऑफ एजेस, देखो ध्यान देना कहाँ पर आ रहा है, एज सेंटर पर आ रहा है, एज सेंटर पर। एंड Na एटम्स एट द सेंटर ऑफ क्यूब, है ना, सेंटर, बॉडी सेंटर बोल देता हूँ, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब को। तो ये आ गया आपका बॉडी सेंटर पर। तो नंबर निकालो, Na का एटम तो हो गया 1, क्योंकि जो बॉडी सेंटर वाला होगा वो तो पूरा क्या होगा, इनसाइड द क्यूब होगा, ठीक। चलो तो ये तो हो गया सोडियम एटम। उसके अलावा W कहाँ पर आ रहे हैं, सारे कॉर्नर्स पर आ रहे हैं, तो ठीक है, W का नंबर भी कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 1/8 × 8 कॉर्नर्स, W का नंबर हो गया 1। अब बताओ एज सेंटर, एज सेंटर तुमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। देखो ये एटम है, एज के सेंटर पर है। बताओ इस एटम को पूरी तरह कवर करने के लिए कितने क्यूब्स की जरूरत होगी, 4। सिंपल, कैसे, एक क्यूब इधर, सही है, एक क्यूब इसके ऊपर जाएगा, एक क्यूब इसके पड़ोस में आएगा, ठीक है। वो आप बना ही लोगे अब तो देखो इन 4 क्यूब से क्या होगा, ये एटम पूरा कवर हो जाएगा। मतलब अगर ये पूरा एटम 4 क्यूब से कवर हो रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 1/4। तो आज के बाद याद रखें, एज सेंटर वाला एटम क्यूब में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, इनटू बताओ कितने एजेस होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक एज क्यूब के अंदर टोटल 12 एजेस होते हैं, तो O का नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो बस आ गया फॉर्मूला, सोडियम एटम 1, टंगस्टन 1, ऑक्सीजन 3, और यही इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा NaWO3। कर सकते हो। तो ये थे आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स छोटे मोटे जो आपसे एटम्स की रिलेटिव पोजीशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी एक तो हम लोगों ने सीखा कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखें, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं। दूसरी चीज़ हमने बात की यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात की, तो हमने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। वहाँ हमने एटम्स की पोजीशन की बात की। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा एटम क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो कॉर्नर एटम 1/8, फेस सेंटर हाफ, बॉडी सेंटर्ड पूरा कंट्रीब्यूट करता है। और अभी भी आपने सीखा एज सेंटर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा, सही है। उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस लैटिसेस। तो C-TOR-HMT ट्रिक को याद रखें, एक बार में वो आपको याद नहीं होगी, आपको 2 से 3 बार उसको लिखना होगा। आप तो एक काम करो, जब तक सॉलिड स्टेट चल रहा है हर दिन अपना लेक्चर देखने से पहले आप C-TOR-HMT बनाओ, 3 लेक्चर के बाद वो आपको हमेशा के लिए अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ये काम करो, ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। DPP आपको मिल चुकी है, DPP नंबर 1, इसके बाद आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।